सो फाइनली जिस वैकेंसी का आप लोग सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। परमानेंट, जी हाँ, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। 57,700 से लेकर 1,82,400 तक की सैलरी होने वाली है। ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। विद प्रूफ दिखाने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट कराएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको पूरा दिखाने वाले हैं, किस तरह से सारे पॉइंट्स होने वाले हैं। लेकिन इसमें मेन बात यह है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टोटली चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो एपीआई स्कोर के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? एपीआई स्कोर के माध्यम से होगा। बहुत सारे लोगों को एपीआई स्कोर के बारे में मालूम है, लेकिन कुछ लोगों को एपीआई स्कोर के बारे में नहीं मालूम है। उन लोगों को मैं बता देता हूं। एपीआई स्कोर जो आपका देखा जाता है वो आउट ऑफ 100 में से देखा जाता है। आउट ऑफ 100 में से देखा जाता है। अगर आपके 55 नंबर आ रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, और अगर आपके एपीआई में 55 नंबर आ रहे हैं, तो आपको यहां पर इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपकी सबकी जिम्मेदारी है बिल्कुल अपना एपीआई स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। उसके हिसाब से हम आपको राय दे सकते हैं कि यहां पर आपका सिलेक्शन होने के कितने % चांसेस हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसमें आपकी परसेंटेज अच्छी थी, सपोज दैट अगर आपके 80% या उससे ज्यादा थे, तो आपको 21 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 21 नंबर। अगर आपकी परसेंटेज 60 और 80 के बीच में थी, तो उसमें 19 नंबर मिलते हैं। 55 और 60 के बीच में थी, तो उसमें 16 नंबर मिलते हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूं इसलिए ताकि आप कैलकुलेट कर पाएं आसानी से, ठीक है ना। समझ जाइए इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं एपीआई स्कोर। उसके बाद में वैकेंसी भी आपको बताऊंगा और अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आपने एमएससी कर रखा है या फिर एमए कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो उसमें अगर आपकी 80% या उससे ज्यादा थी तो 25 नंबर इसमें भी मिल जाते हैं। बाकी यहाँ का आप देख लेना खुद इन पॉइंट्स का। और इसी तरीके से अगर आपने एमफिल कर रखा है, एमटेक कर रखा है, एलएलएम है या फिर एमएड है, समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो अगर उसमें आपकी 60% या उससे ज्यादा थी तो उसमें 7 नंबर यहां से भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। रही बात कुछ लोगों ने अगर पीएचडी कर रखी है तो उसके 25 नंबर मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? 25 नंबर पीएचडी के मिल जाते हैं। और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो उसके आपको कितने मिलते हैं? 10 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 10 मिलते हैं। और अगर आपने खाली नेट क्वालिफाई करा है तो यहां पर मिलते हैं आपको 8 नंबर। कितने मिलते हैं? 8 नंबर। और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, ठीक है ना, जब हम पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद जब रिसर्च वगैरह करते हैं उसकी बात हो रही है। अगर आपने पेपर लिखे हैं तो हर एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं। इस तरह से मैक्सिमम आपको 6 नंबर यहां से भी मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कहीं पर पढ़ाया है, एक्सपीरियंस आपके पास है, तो वो चाहे तो टीचिंग का हो या फिर पोस्ट डॉक्टरल, जिसे मतलब जिन लोगों ने पीएचडी कर लेते हैं उसके बाद पीडीएफ वगैरह करते हैं उसे पोस्ट डॉक्टरल कहते हैं। तो अगर वो आपने कर रखा है तो उसमें मैक्सिमम 10 नंबर आप यहां से भी ले सकते हैं। कैसे कैसे? हर एक साल का आपको 2 नंबर मिलते हैं, तो मैक्सिमम आपको 10 नंबर यहां से मिल सकते हैं। और इसी तरीके से अवार्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें, अगर आपके पास इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल के अवार्ड हैं तो 3 नंबर यहां से भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से स्टेट लेवल का आपके पास अवार्ड है तो 2 नंबर आपको यहां से मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। सपोज दैट आपने एमफिल भी कर रखा है और एमएड भी है आपके पास, पीएचडी भी है, तो आपके पास तो 7 नंबर वो हो गए प्लस 25 नंबर ये हो गए। तो ऐसे तो आपके मतलब 25 से भी ऊपर चले जाएंगे नंबर। तो ऐसा नहीं है, आपको 25 से ऊपर ज्यादा नंबर मिल ही नहीं सकते। वो भले ही अलग बात है कि आपके पास एमफिल भी है, एमएड भी है, पीएचडी भी है, कई सारी डिग्री हैं, फिर भी आपको मैक्सिमम जो नंबर मिलेंगे वो 25 ही मिल सकते हैं। तो ये समझने वाला पॉइंट है। और इसी तरीके से कोई शख्स ऐसा है जिसके पास जेआरएफ भी है और नेट भी है, तो वो सोचेगा कि मेरे पास तो जेआरएफ के नंबर भी मिल जाएंगे, नेट के नंबर भी मिल जाएंगे। तो नहीं, आपको मैक्सिमम जो नंबर मिल सकते हैं वो 10 नंबर ही मिल सकते हैं। ये समझने वाली बात है। इसी तरीके से किसी पास मतलब इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट लेवल, तीनों लेवल पर अवार्ड हैं, तो तीनों के अलग अलग काउंट ना होकर मैक्सिमम आपको 3 नंबर ही मिल सकते हैं। तो ये समझने वाली है। अब यहां पर अब अगर हम बात करें एकेडमिक स्कोर की, तो आपको 84 नंबर यहां पर एकेडमिक स्कोर के रहते हैं।
अगर आपने पेपर वगैरह लिखे हैं रिसर्च पेपर तो उसके 6 नंबर रहते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस कर रखा है तो आप उसके 10 नंबर रहते हैं। टोटल आपका एपीआई स्कोर जो कैलकुलेट किया जाता है वो 100 में से किया जाता है। कितने में से किया जाता है? 100 में से किया जाता है। अब एक पॉइंट और है ये वाला, जिसमें देखिए, एक्सपीरियंस रेंडर्ड ऑन टेम्पररी एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट डॉक्टरल बेसिस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली इफ द कैंडिडेट इज ड्रॉइंग सैलरी कंसोलिडेटेड पे not less than minimum basic pay as prescribed by the UGC plus applicable dearness allowance, मतलब डीए वगैरह। कहने का मतलब ये है, आपका एक्सपीरियंस तभी काउंट होगा जब आपने कहीं पर परमानेंट पढ़ाया हो। इनका कहने का मतलब सीधा सीधा यही है। अगर आपने कहीं पर टेम्पररी पढ़ाया है, एडहॉक पढ़ाया है, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पढ़ाया है, या फिर पोस्ट डॉक्टरल बेसिस पीडीएफ वगैरह आपने करी है, तो उसमें अगर आपको इतनी सैलरी मिली है जितनी परमानेंट टीचर को मिलती है, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है, उसके साथ आपने अलाउंस का भी फायदा उठाया है, तब तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, अदरवाइज आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। और गेस्ट फैकल्टी के बारे में तो क्लियरली मेंशन कर रखा है, फर्दर एक्सपीरियंस एज गेस्ट फैकल्टी शैल नॉट बी कंसीडर्ड। गेस्ट फैकल्टी का एक्सपीरियंस ये मानते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर ये सारी प्रॉब्लम आती हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर ये गेस्ट फैकल्टी में हायरिंग करते ही क्यों हैं? अपने फायदे के लिए, क्योंकि इन्हें टीचर की जरूरत होती है, वहां से इनका काम चल जाता है गेस्ट फैकल्टी, और कम पैसे में रख लेते हैं ये लोग। अब क्या करें, मजबूरी में करनी पड़ती है बहुत सारे लोगों को जॉब वगैरह। अब इसका लेकिन एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है जब भी आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। रही बात कि अगर आपका एपीआई स्कोर 100 में से देखा जाएगा, तो जिन लोगों के 55 आ रहे हैं एपीआई में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उन्हें कॉल आ भी सकती है। कहाँ से? इंटरव्यू की कॉल आ सकती है यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना, बिल्कुल आ सकती है। अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, ओबीसी हैं, सुनते जाइएगा, या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो। और अगर आप इनके अलावा हैं, जैसे कि एससी हैं, या फिर एसटी हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो आप 50 अगर नंबर आ रहे हैं एपीआई स्कोर में, तब भी आपको ये बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन में से आपको बता रहा हूँ। ये वाली लाइन आप पढ़ लेना, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, कि ये इसमें वैकेंसी वगैरह कितनी आई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, मैं उसकी वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, ठीक है ना। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, जाना माना कॉलेज है। और इसमें जो नोटिफिकेशन आया था वो आप यहाँ पर क्लियरली डेट यहाँ पर देख सकते हैं इनकी, ये है 27/1/2026 को ये नोटिफिकेशन निकला था। ये इन्होंने लिंक दी है जहां से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। कब तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो देखिए 16/2/2026 तक आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मतलब अगली वाली जो आने वाली 16 तारीख है, तब तक आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली लिंक है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इससे आप जाकर फॉर्म फिलअप कर देना। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखे हैं, प्लस उनकी वैकेंसी भी बता दी हैं। अगर हम बात करें कॉमर्स में, तो कॉमर्स में टोटल 6 वैकेंसी हैं। इंग्लिश में तो 3 वैकेंसी हैं, हिंदी में यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, और मैथमेटिक्स में 8 वैकेंसी हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, फिजिक्स में यहाँ पर 4 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी हैं, संस्कृत में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। और ये टोटल मिलाकर 31 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी, ये ज़रूर से देख लेना। इसके अलावा 2 कॉलेज और भी हैं, एक तो रामलाल कॉलेज के नाम से है, वहां से भी वैकेंसी निकली है, और एक श्रद्धानंद कॉलेज के नाम से है कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें भी परमानेंट वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। मैंने उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप जाके देख लेना। रही बात यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह की, तो देखिए क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर ये इन्होंने फीस भी मेंशन कर रखी है। अगर आप तो SC/ST हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के, तो आपके लिए तो कोई फीस नहीं है, कोई फीस है ही नहीं। लेकिन अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपके यहाँ पर 500 रुपये फीस है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी इन्होंने बता रखा है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है 55% के साथ, ये किन लोगों के लिए हैं?
जनरल कैंडिडेट के लिए हैं, ओबीसी वालों के लिए हैं। तो 55% है मास्टर डिग्री में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास नेट होना चाहिए, NET नेट होना चाहिए। और हमने ये देखा था क्योंकि API स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं PhD की भी यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि 25 नंबर खाली PhD के ही रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया तो यहाँ पर UGC नेट ही है, क्लियरली मेंशन भी कर रखा है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा यहाँ पर, और नोटिफिकेशन में जाइएगा तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे। ओके, और यहीं से आपको अप्लाई भी करना है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। लिंक बेसिकली ये वाला लिंक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, उसकी टेंशन मत लीजिए, ये वाला लिंक है, इस लिंक से आपको जाकर फॉर्म फिलअप करना है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये एक ही कॉलेज नहीं है, इसके अलावा 2 कॉलेज और भी हैं। मैंने नाम आपको बता दिया, रामलाल कॉलेज और श्रद्धानंद कॉलेज। इनमें भी वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में बता देना, हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.